जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नेशनल एग्रीकल्चर पर। आज हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग की। प्लांट ब्रीडिंग क्या है, प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य क्या है, प्लांट ब्रीडिंग को एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्यों पढ़ा जाता है। तो बात करें प्लांट ब्रीडिंग की, इसको हिंदी में बोलते हैं पादप प्रजनन। पादप प्रजनन क्या है? फसलों या पौधों के जीनोटाइप या जीन प्रारूप में मानव के लिए उपयोगी परिवर्तन करने की क्रिया को पादप प्रजनन कहते हैं। ये तो बात हुई इसके डेफिनेशन की। बात करें फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। बात करें फादर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया। भारत के अंदर प्लांट ब्रीडिंग का पिता किसे कहा जाता है? तो वो है आपके दिलबाग सिंह अटवाल। इनको फादर ऑफ व्हीट रिवोल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एक मोस्ट पॉपुलर वैरायटी निकाली थी व्हीट की। कल्याण सोना कब निकाली थी? 1967। इस कल्याण सोना का जो ग्रीन कलर था वो कैसा था? आम्लेर। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ व्हीट रिवोल्यूशन। ठीक है, आइए देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग को और किस प्रकार से हम बता सकते हैं, कैसे इजीली डिफाइन करेंगे प्लांट ब्रीडिंग को। चलिए देखते हैं प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? एक आर्ट है, एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है। इस आर्ट, साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जब हम प्लांट या पौधों या फसलों के जेनेटिक स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं या चेंज करते हैं, जिससे ह्यूमन के लिए इकोनॉमिक लाभ प्राप्त हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। प्लांट ब्रीडिंग में हम अध्ययन किसका करते हैं?
तो वे प्रिंसिपल या मेथड, प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत हम उस प्रिंसिपल या मेथड का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा पौधों के जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है, जिससे हमको क्या प्राप्त होता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। प्लांट ब्रीडिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हम प्लांट ब्रीडिंग को पढ़ते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है तो वहाँ का ऑब्जेक्ट अलग होगा, डेवलप्ड कंट्री होगी तो उसका ऑब्जेक्टिव अलग होगा। बात करें डेवलपिंग कंट्री जैसे कि आपका इंडिया, तो डेवलपिंग कंट्री में प्लांट ब्रीडिंग का पहला ऑब्जेक्टिव होता है हायर यील्ड, अधिक उपज। अधिक उपज क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री कैसी है, डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर पॉपुलेशन अधिक है और फूड ग्रेन की आवश्यकता अधिक है, इसलिए हमको क्या चाहिए, हायर यील्ड, अधिक उपज। अधिक उपज कैसे प्राप्त हो सकता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग की मदद से इम्प्रूव्ड वैरायटी या हाइब्रिड वैरायटी डेवलप करेंगे जिससे हमको अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो। ठीक, अब जो भी प्लांट ब्रीडर होगा या जो भी साइंटिस्ट होगा, मान लो वो जहाँ के लिए भी नई वैरायटी बनाएगा या इम्प्रूव्ड वैरायटी बनाएगा, मान के चलते हैं एक क्षेत्र है वाराणसी, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी साइंटिस्ट को इस ज़िले के लिए अगर कोई वैरायटी बनानी होगी तो उसका उद्देश्य क्या होगा, हायर यील्ड। हायर यील्ड कैसे, मान लो वहाँ पर किसकी वैरायटी बना रहा है, वीट, पहले से ही कोई मौजूद वैरायटी है यक्स जिसकी उपज कितनी है, 60 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो ये जो साइंटिस्ट होगा या जो प्लांट ब्रीडर होगा उसका उद्देश्य क्या होगा कि हम ऐसी वैरायटी बनाएं जो इस यक्स वैरायटी से अधिक उपज दे। ठीक है, तो वो होता है आपका पहला ऑब्जेक्ट, हायर यील्ड। मान लो इस साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक वैरायटी बना ली वाई, ये वाई वैरायटी कितनी उपज दे रही है, 50 क्विंटल पर हेक्टेयर, बट इसके क्या है, क्वालिटी अच्छी है, बेस्ट क्वालिटी। तो क्या किसान इसको उगाएगा, नहीं उगाएगा। क्यों नहीं उगाएगा, क्योंकि उसके पास पहले से ही मौजूद है एक वैरायटी यक्स जो क्या कर रही है, 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज दे रही है। तो किसान इस वाई वैरायटी को क्यों उगाएगा, वो कम उपज क्यों लेगा, हालांकि इसकी क्वालिटी अधिक है, अच्छी है। अगर डेवलप्ड कंट्री होती तब यहाँ पर इस वैरायटी को उगाया जाता। डेवलपिंग कंट्री में हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, हायर यील्ड। ठीक, बात करें दूसरे ऑब्जेक्ट की, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है आपका प्लांट ब्रीडिंग का इम्प्रूवमेंट
इन क्वालिटी, गुणवत्ता में सुधार, ये दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। हालांकि डेवलप्ड कंट्री में इसको पहले नंबर पर रखते हैं और हायर यील्ड को दूसरे पायदान पर रखते हैं। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी से मतलब क्या होता है, जो भी हमारी क्रॉप होगी उसकी क्वालिटी में सुधार। जैसे मान लो क्रॉप है आपकी वीट, तो वीट क्रॉप में क्या क्वालिटी में सुधार किया जाएगा, ब्रेड मेकिंग क्वालिटी, जो भी गेहूँ होगी उसमें अच्छी रोटी बने, सॉफ्ट हो, टेस्टी हो। राइस की बात करें तो राइस में कुकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। पल्सेस की बात करें, पल्सेस में प्रोटीन कंटेंट अच्छा होना चाहिए। प्रोटीन कंटेंट में सुधार करेंगे, इम्प्रूवमेंट करेंगे। ऑयल सीड की बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, ऑयल कंटेंट में सुधार कर सकते हैं या ऑयल क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं। और कुछ बात करें अदर कैरेक्टर्स की, जैसे ग्रेन साइज हुआ, फ्रूट साइज हुआ, शेप हो गया आपका आकार आकृति, कलर, टेस्ट, ETC, इन सब में सुधार किया जाता है। ये आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है प्लांट ब्रीडिंग का। बात करें थर्ड ऑब्जेक्टिव की, तीसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा आपका प्लांट ब्रीडिंग का, तो तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। क्या है, डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस। ऐसी वैरायटी का विकास करेंगे या ऐसी वैरायटी डेवलप करेंगे जो क्या हो, रेजिस्टेंस हो, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी। किसके किसके प्रति रेजिस्टेंस हो, रोग और कीटों के प्रति रेजिस्टेंस हो। ठीक है, हमारी जो फसल होती है वो रोग और कीटों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। तो अगर रोग और कीट के प्रति रेजिस्टेंस वैरायटी बनाएंगे तो इन सब से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। ठीक, तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है आपका चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन मतलब परिपक्व होने की समय अवधि को क्या करना है, चेंज करना है। हमारी जो फसल पकने की अवधि होती है उसको चेंज कर देते हैं। फसल अवधि पकने के समय को चेंज करने से क्या होता है, आपकी जो पैडी और वीट क्रॉप रोटेशन है वो ली जा सकती है।
पहले क्या था, पैडी की जो फसल थी वो काफ़ी लॉन्ग मैच्योरिंग थी, यानी कि जनवरी लास्ट तक इसकी कटाई होती थी, जिससे हम वीट की फसल नहीं ले पाते थे। तो अर्ली मैच्योरिटी इसके ड्यूरेशन में हमने चेंज कर दिया, इसको कम कर दिया। तो क्या हुआ, पैडी और वीट का क्रॉप रोटेशन संभव हो सका। एक पीएनपी की वैरायटी है उपास 120, ये अरहर की वैरायटी है। इसका भी हमने क्या किया है, मैच्योरिंग टाइम कम कर दिया है। अरहर की फसल 120 दिन में पक के तैयार हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें, फोटो इनसेंसिटिविटी, प्रकाश असंवेदिता, यानी कि फोटो पीरियड के प्रति क्या हो, इनसेंसिटिविटी पैदा करना या उत्पन्न करना। फोटो इनसेंसिटिविटी से क्या होगा, आपके जो क्रॉप होंगी उसको किसी भी क्लाइमेट में उगाया जा सकेगा, उसका प्रभाव फोटो पीरियड का प्रभाव उस फसल पर नहीं पड़ेगा, उसको किसी भी क्लाइमेट में आप उगा सकते हो। इसकी वजह से पैडी की फसल है वो आप पंजाब में ले सकते हो। पैडी की फसल में हमने क्या किया, फोटो इनसेंसिटिविटी उत्पन्न कर दी, यानी कि प्रकाश के लिए ये क्या होगा, असंवेदी होगा, इसके ऊपर प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये किसी भी क्लाइमेट में उग सकता है। वेस्ट बंगाल में भी हमने वीट की खेती इसी की वजह से संभव हुई। कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। फोटो पीरियड के प्रति हमने क्या किया, इनसेंसिटिविटी पैदा की, जिसके कारण वेस्ट बंगाल में भी वीट की खेती की जा सकती है, पंजाब में पैडी की खेती की जा सकती है। यानी कि हमने क्या किया, वैरायटी डेवलप की जो किसी भी क्लाइमेट में उग सके। नेक्स्ट बात करें सिंक्रोनस मैच्योरिटी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंक्रोनस मैच्योरिटी। सिंक्रोनस मैच्योरिटी का मतलब होता है एक साथ पकना, उसको बोलते हैं हम लोग सिंक्रोनस मैच्योरिटी। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मूंग की फसल में देखा होगा, मूंग की फसल जो मैच्योर होती है वो अलग अलग टाइम पे, कुछ फलियां पहले फलियां लगेंगी वो पहले मैच्योर हो जाएंगी, बाद वाली फलियां बाद में मैच्योर होती हैं। तो क्या होता है, देर से मैच्योर होने पर कभी कभी बारिश वगैरह हो जाती है या फसल हमारी खराब हो जाती है, उसको हम हार्वेस्ट नहीं कर पाते। तो अगर एक साथ फलियां पक जाएं सारी, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर लेंगे एक साथ और सारी फसल हमको प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें 7th कैरेक्टर ऑब्जेक्टिव, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस। कुछ फसलें होती हैं जिनमें टॉक्सिसिटी पाई जाती है, विषालुता पाई जाती है, टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। जैसे आपका सोरघम में क्या होता है, HCN
लेथाइरस, इसको बोलते हैं खेसारी दाल। इसमें एक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है जिसका नाम है बोआ। क्या कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? बीटा एन ऑक्जेलिल अल्फा बीटा डाई अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। इस न्यूरोटॉक्सिन की वजह से क्या हो जाता है, हमारा शरीर क्या हो जाता है? पैरालाइसिस इन लोअर लिम्ब। कमर के नीचे का जो भाग होता है, हिस्सा होता है, वो क्या हो जाता है? पैरालाइज्ड। मस्टर्ड में बात करें, मस्टर्ड में भी कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपका एरोसिक एसिड या ग्लूकोसाइनोलेट, तो ये सारे टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं हमारी फसलों में, जिसको हम प्लांट ब्रीडिंग की मदद से कम कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं, जिससे ये फसलें क्या होंगी? हमारे खाने योग्य हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें, नॉन सेटरिंग ऑब्जेक्ट नंबर 8 क्या है? नॉन सेटरिंग। सेटर का मतलब क्या होता है? बिखरना। मूंग की फसल आपने देखी होगी, या कुछ ऐसी फसलें हैं जो मैच्योर होने के बाद अगर समय से हार्वेस्टिंग ना की जाए तो उसके ग्रेन्स जो होते हैं वो फील्ड में ही बिखर जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए हमको नॉन सेटरिंग नॉन सेटर्ड वैरायटी डेवलप्ड करना चाहिए। ये समस्या जनरली किसमें देखी जाती है? मूंग में। मूंग की फलियां जो होती हैं वो मैच्योर होने के बाद चिटक कर खेत में उसके ग्रेन्स रह जाते हैं। तो इन समस्याओं के निदान के लिए हम प्लांट ब्रीडिंग की मदद से नॉन सेटर्ड वैरायटी डेवलप करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वैरायटी फॉर न्यू सीजन। न्यू सीजन मतलब नए मौसम के लिए किस्में। आपने देखा होगा आज के समय में लगभग सभी फसलें सभी सीजन्स में ली जा रही हैं। तो ये किसकी मदद से हुआ है? आपके प्लांट ब्रीडिंग की मदद से। हमने उसके जेनेटिक्स को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमको आज सभी सीजन्स में फसलें ली जा सकती हैं। जैसे मेज की बात करें तो मेज को हम खरीफ में भी ले सकते हैं, रबी में भी ले सकते हैं और जायद में।
मूंग की बात करें तो मूंग को खरीफ में भी ले सकते हैं और समर में भी उगा सकते हैं। ये किसकी मदद से होगा? प्लांट ब्रीडिंग की मदद से होगा। हमने क्या किया, उस क्रॉप में जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर दिया जिससे वो नए सीजन में भी उग सके या अच्छी फलन दे सके। बात करें अगले ऑब्जेक्टिव की, डॉर्मेंसी, सुसुप्ता अवस्था। प्रत्येक सीड में डॉर्मेंसी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर सीड में डॉर्मेंसी नहीं होगी तो सीड क्या हो जाएगा? तुरंत जर्मिनेट हो जाएगा, जो कि हमारे लिए या किसानों के लिए लाभदायक नहीं होता। ठीक, तो हमें ऐसी वैरायटी डेवलप करनी है जिससे क्या हो, डॉर्मेंसी उस सीड में आ जाए। जैसे कुछ फसल है आपकी मूंग और आपका बार्ले, वीट, पैडी, ये कुछ ऐसी फसलें हैं जिनकी सीड में डॉर्मेंसी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। अगर मैच्योरिटी के समय बारिश हो जाए, रेनफॉल हो जाए तो ये सीड बालियों में ही या खेत में ही क्या हो जाते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं, जिससे हमारे सीड की क्वालिटी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो डॉर्मेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। डॉर्मेंसी कैसे ला सकते हैं? प्लांट ब्रीडिंग की मदद से। ठीक है, बात करें कुछ अदर कैरेक्टर्स की। प्लांट ब्रीडिंग की मदद से हम पौधों में कुछ अन्य लक्षणों में भी सुधार कर सकते हैं, जैसे प्लांट हाइट, पौधों की लंबाई, नंबर ऑफ टिलरिंग, जितनी ज़्यादा टिलरिंग होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी उत्पादन होगी, प्रोडक्शन होगा। ड्वार्फनेस, यानी कि बौनापन। आज हम जो गेहूँ धान उगाते हैं वो सारी कैसी हैं? ड्वार्फ वैरायटी हैं। ड्वार्फ वैरायटी की वजह से ही क्या हुआ है, गेहूँ और धान की उपज में इतनी बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, और स्पाइक लेंथ जितनी अच्छी बड़ी होगी, अच्छी होगी, उतने ही ज़्यादा ग्रेन आपको मिलेंगे। ETC। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें, ड्राउट एंड सॉल्ट टॉलरेंस या रेजिस्टेंस, सूखा और लवण प्रतिरोधी। इसके लिए भी हम क्या बना सकते हैं? रेजिस्टेंस वैरायटी। अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 70% खेती है जो वो रेन फेड कंडीशन में की जाती है, यानी कि वर्षा आधारित होती है। जो यहाँ पे सूखा अधिक होता है, सूखा क्षेत्र होता है। तो सूखा क्षेत्र के लिए जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ पर हम क्या करेंगे? सूखा के प्रतिरोधी वैरायटी डेवलप करेंगे, जिससे वहाँ पर भी धान की फसल ली जा सके। अधिकतर हमारे यहाँ
साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स होती हैं। साल्ट अफेक्टेड सॉइल में भी हम क्या करें, फसलों को उगा सके, इसलिए प्लांट ब्रीडिंग की मदद से हम साल्ट के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करते हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।